नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं सीधा सवाल संडे स्पेशल और मैं हूं सात समंदर पार दुबई में बैठा हूं, लेकिन भारतीय सरजमी पर और खास 3 राज्यों में, हिंदी पट्टी के 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर हैं। बीजेपी चुनाव जीत गई है, लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अब इस सवाल का जवाब हम पिछले 1 हफ्ते से तलाश रहे हैं। पिछले हफ्ते 7 दिन पहले ही नतीजे आए थे, 3 दिसंबर को, आज 10 दिसंबर की तारीख, और एक जगह जवाब मिलता दिखाई भी दिया है। मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने फिर से सरप्राइज किया है। विष्णुदेव साय अब अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के 3 बार के विधायक हैं, 4 बार सांसद भी चुने गए, लेकिन जो चर्चा का बाजार जो गर्म था, उसमें विष्णुदेव साय की हम दिल्ली वाले, वो तथाकथित नेशनल न्यूज चैनल्स चर्चा नहीं कर रहे थे। चर्चा हो रही थी अरुण साव की, चर्चा हो रही थी रमन सिंह की, लता की चर्चा थी, रेणुका सिंह की चर्चा थी, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन होंगे विष्णुदेव साय, और ये आदिवासी हैं, साहू समाज से आते हैं, तो बॉक्सेस को टिक कर रही है। आदिवासी समाज जो छत्तीसगढ़ में 2018 के चुनाव में कांग्रेस के साथ चला गया था, वो बीजेपी में वापसी करता दिखा, बीजेपी पर भरोसे की मोहर लगाता दिखा, और उसी का इनाम विष्णुदेव साय को भी मिलता दिखाई दे रहा है। अरुण साव का नाम भी चर्चा में था, लेकिन उन्हें बनाया जा रहा है उप मुख्यमंत्री, और विजय शर्मा भी उप मुख्यमंत्री की गद्दी संभालेंगे, उस कुर्सी पर बैठेंगे, यानी कि 2 उप मुख्यमंत्री, 1 मुख्यमंत्री। रमन सिंह विधानसभा के स्पीकर होंगे। रमन सिंह के नजदीकी माने जाते हैं विष्णुदेव साय। तो घर में किसी तरह की अंतर्कलह, भीतरघात ना हो, कोई असंतुष्टि ना हो, उसका भी ख्याल रखते हुए दिख रही है बीजेपी साफ साफ। अब मंगलवार या बुधवार को जो खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धता के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। तो छत्तीसगढ़ में तो सवाल का जवाब मिल गया, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में पेच अभी भी फंसा हुआ है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में अभी कुछ देर पहले महासचिव हैं, अब विधायक भी बन गए हैं, कैलाश विजयवर्गीय, वो शिवराज सिंह चौहान से मिलने मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं। सबके जहन में यही सवाल, सामूहिक नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा गया, यानी कि चेहरा नहीं बनाया गया। 18 साल से मुख्यमंत्री रह चुके शिवराज सिंह चौहान को, तो शिवराज सिंह चौहान कुर्सी पर बैठेंगे या पहले ही तय हो गया है, उनका पत्ता कट गया है? ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय का उनसे जाकर मिलना, इसमें क्या राजनीतिक संकेत और संदेश है? क्या मनाया जा रहा है या बताया जा रहा है शिवराज को, आपने बहुत सेवाएं दी, अब हो सकता है आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल में ले जाया जाए? और केंद्रीय पर्यवेक्षक को भी जो बनाए गए हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, वो संघ से पुराने समय से जुड़े हुए हैं, प्रचारक रहे हैं, तो संघ का कोई संदेश भी शिवराज तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है क्या? और उधर राजस्थान में ऊंट किस करवट बैठेगा? राजनीतिक ऊंट नहीं, ये किस्सा कुर्सी का जो चल रहा है। आज फिर बीच में सक्रिय हुई थी, 3 तारीख को जब नतीजे आए, तो 4, 5, 6 तारीख को ऐसा लग रहा था कि बहुत से विधायक बुलाए जा रहे हैं, वो गए भी। ये संख्या 60-65 तक चली गई थी वसुंधरा राजे से मिलने के लिए। उनको भी चेहरे के तौर पर पेश नहीं किया गया। 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और जो जातीय समीकरण हैं उनमें भी वो बहुत कमाल की फिट बैठती हैं। वो राजपूतनी हैं, जाटों में ब्याही गई हैं, गुजरों की समधी हैं, और जाति जो है वो एक कड़वी हकीकत भी है। तो फिर से सक्रिय जो हो रही हैं वसुंधरा राजे, आज खबर ये आ रही है कि 30 विधायक उनसे मिलने पहुंचे हैं। तो कुछ और करवट ले रहा है क्या?
वहां पर राजनीति का ऊंट भी। इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन एक आदिवासी को बना दिया गया है मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का। वहां पर कयास ये थे कि महिला भी हो सकती है मुख्यमंत्री। महिला आरक्षण कानून पास करके और महिलाओं में जो जबरदस्त ट्रैक्शन फिर से दिखा है बीजेपी का, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना ने जो पॉलिटिकल डिविडेंड्स दिए, तो क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान में से एक महिला चेहरा पेश किया जाएगा? वो मध्य प्रदेश होगा या राजस्थान होगा? दलितों में भी जो सेंधमारी करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, उसे रोकने के लिए कोई दलित चेहरा भी आ सकता है क्या? अर्जुन राम मेघवाल इस मामले में राजस्थान में आगे निकल सकते हैं क्या? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब या तो बीजेपी वाले जानते हैं, और बीजेपी में भी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह इन्हीं सवालों के कुछ जवाब एक्सपर्ट्स के जरिए हम तलाशने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, छत्तीसगढ़ में नया फेस, एमपी राजस्थान में कौन जीतेगा रेस, और आदिवासी के सिर सेहरा दलित महिला का सामने आएगा चेहरा। अब हम बाकी दो राज्यों की जो बात कर रहे हैं, और चर्चा में मेरे साथ आज देश के दो सबसे बड़े चुनावी विश्लेषक, प्रदीप गुप्ता चेयरमैन हैं एक्सेस माई इंडिया के, और इन्होंने मध्य प्रदेश के जो आंकड़े दिए थे एग्जिट पोल में, उसके बाद सबका सर घनचक्कर हो गया था कि अरे भाई ये क्या आंकड़ा दे दिया, और वो सही साबित भी हुआ। यशवंत देशमुख है मेरे साथ, सी वोटर के सर्वा एबीपी न्यूज हमारे लिए सर्वेज भी करते हैं, और इनका बैंग ऑन निकला था राजस्थान का एग्जिट पोल। प्रदीप सिंह, दो प्रदीप हो गए आज कार्यक्रम में, वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं। बीजेपी में अंदर खाने क्या हो रहा है इनसे कम ही लोग बेहतर समझ पाते हैं या जानकारी हासिल कर पाते हैं। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और अभी आपको सीधे लिए चलूंगा अपने सहयोगी अंकित गुप्ता के पास, रायपुर में मौजूद है। अंकित, पहले तो ये कहानी बताइए, नामों की चर्चा बड़ी हो रही थी, उसमें विष्णुदेव साय का नाम नहीं था, तो ये फैसला कैसे लिया गया? आज जेपी नड्डा की बात हुई थी, प्रभारी जो हैं छत्तीसगढ़ में बीजेपी के ओम माथुर से विधायक दल की बैठक हुई और सीधे नाम आ गया। कहानी क्या थी, कैसे हुआ ये फैसला? संदीप जी, बहुत दिलचस्प है, क्योंकि कल जब मैं यहाँ पर रायपुर पहुँच रहा था तो एक तो जो है प्रभारी और जो प्रभारी थे, चुनाव प्रभारी ओम माथुर, वो जो है आ रहे थे, लेकिन उसके साथ ही में कुछ कांग्रेस के नेता भी आ रहे थे। और उसके बाद में जब मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ तो कई सारे कांग्रेस के नेता और स्थानीय लोगों से बातचीत हुई, तो वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चर्चित नाम सामने आया वो विष्णुदेव साय का था। हालांकि जब हम लोग दिल्ली में थे तो वहाँ पर चर्चा हो रही थी, देखिए रेणुका सिंह है, उसके अलावा अरुण साव है, उसके अलावा कई सारे और नामों पर चर्चा हो रही थी। लेकिन जब यहाँ पर पहुँचे हैं उससे पहले एक तस्वीर साफ होने लगी थी कि विष्णुदेव साय एक ऐसा नाम है जिसको लेकर के काफी ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है। और सिर्फ जो है बीजेपी की बात नहीं है, मैं कांग्रेस के नेताओं की भी बात करूंगा जिनसे मेरी चर्चा हो रही थी, क्योंकि फ्लाइट के दौरान भी चर्चा हुई है। जब यहां पर पहुंचा तो कुछ लोग एयरपोर्ट पे मिल गए तो उनसे चर्चा हुई, तो वहां पर से एक तस्वीर साफ हो गई कि विष्णुदेव साय का नाम इस वक्त फ्रंट रनर के तौर पर है। और सुबह होते होते करीबन 9 सवा 9 बजे के आसपास जब मेरी कुछ और लोगों से चर्चा हुई तो उन्होंने एक तरह से ये स्थिति साफ कर दी कि विष्णुदेव साय को आप फ्रंट रनर के तौर पर देख सकते हैं। कब हमने जो है करीबन 9:30 बजे के आसपास ये खबर भी अपने दर्शकों तक पहुंचा दी कि क्यों विष्णुदेव साय फ्रंट रनर हैं। और उसी, अब आप खुद सोचिए कि विधायक दल की बैठक होने वाली है करीबन 12 बजे, उससे पहले ही हमने दर्शकों तक ये खबर पहुंचा दी थी, यानी कि करीबन 2 घंटे पहले तक ये क्लियर हो गया था हम लोगों को, और दर्शकों को हमने बता दिया था कि विष्णुदेव साय फ्रंट रनर के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। और उसकी वजह क्या निकल के सामने आई थी? सबसे बड़ी वजह यही थी कि जो छत्तीसगढ़ में लगातार जो चर्चा हो रही थी, मांग हो रही थी कि एक आदिवासी चेहरा मुख्यमंत्री हो। विष्णुदेव साय वहां फिट बैठते थे, उनके पास में अनुभव है। तीसरी चीज, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान वो केंद्र सरकार में मंत्री रहे। चौथी चीज, जब पिछला चुनाव छत्तीसगढ़ में हारे थे और रमन सिंह और जो मुख्यमंत्री बने थे जो बघेल, उस दौरान जिम्मेदारी किसको मिली थी प्रदेश की? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की, विष्णुदेव साय को। तो ये वो तमाम फैक्टर थे। इतना ही नहीं,
एक और फैक्टर जो यहाँ पर ध्यान में रखा गया वो ये है कि 2024 और 2028 में जो चुनाव होगा कैसे वो प्रभावित कर सकते हैं, खासतौर पर 2024 का, क्योंकि वो आदिवासी चेहरा है। लिहाजा आस पड़ोस के जो राज्य हैं, झारखंड की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, गुजरात की बात की जाए, कर्नाटक की बात की जाए, आंध्र की बात की जाए, या फिर जो है महाराष्ट्र की बात की जाए, ये वो तमाम राज्य जहां पर आदिवासी वोट बैंक है, एक तरह से छत्तीसगढ़ के वोट बैंक के साथ साथ उसको भी साधने की कोशिश की गई है। इसमें चर्चा एक और चल रही थी रेणुका सिंह के नाम की, लेकिन जब मैं यहाँ पर पहुंचा और मैंने कुछ लोगों से चर्चा की तो ये कहा गया कि देखिए, अगर वो आदिवासी समाज से आती हैं ठीक है, महिलाएं ठीक है, लेकिन बीजेपी सरकार में तो महामहिम जो राष्ट्रपति हैं वो भी तो उसी समाज से आती हैं, महिला हैं। तो एक संदेश जब ये दिया जा चुका है इस पैमाने पर, तो फिर यहाँ पर राज्य में वो संदेश दिया जाए वो कोई ज़रूरी नहीं है। और ये वो तमाम फैक्टर थे जो मुझे बताए गए थे और उसके आधार पर सुबह करीब 9:30 बजे ही हमने अपने दर्शकों को बताया था कि किस तरह से विष्णुदेव सहाय इस रेस में सबसे आगे हैं, और 3:15 बजते बजते वो ऐलान भी हो गया। जी, तो एबीपी न्यूज की बिल्कुल इस खबर पर मोहर लगी। आदिवासी समाज से आते हैं, उसमें भी साहू तबका, उस साहू तबका जो कांग्रेस की तरफ जाता दिखा था, साहू और पटेल 2018 के चुनाव में, तो ये पोजीशनिंग तो ठीक है। और इसमें जो ये एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें पुराना वीडियो है, गृह मंत्री अमित शाह ये विष्णुदेव साय को कहते पाए जा रहे हैं कि इनाम मिलेगा, काम करते रहो। तो यहां पर क्या हम ये भी माना जाए कि ये सीधा शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें हैंडपिक किया है? निश्चित तौर पर संदीप जी, और वो वीडियो जो है नवंबर महीने का, वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चा में है। और जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो उस वीडियो का सबसे ज़्यादा जो चर्चा सुनाई पड़ी, और वो था कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ प्रचार करने आए थे विष्णुदेव साय के लिए, तो उन्होंने कहा था कि आप इनको जिता दीजिए, इनको बड़ा मैं बना दूंगा। तो वो वीडियो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुर्खियों में था। शायद हम लोग जो दिल्ली में थे और हम लोगों को उस बात का उतना एहसास नहीं था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का मतलब क्या है, लेकिन यकीन मानिए जो यहाँ पर स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता थे या स्थानीय लोग थे, वो इस वीडियो की बार बार चर्चा कर रहे थे। और उसने भी, जो हम लोगों ने जब खबर चलाई है, तो उसका एक वजह वो भी थी कि गृह मंत्री ने अगर ये कहा है कि मैं आपको बड़ा बना दूंगा, तो बड़ा बनाने का क्या मतलब है? बड़ा बनाने का मतलब यही है ना कि आपको कोई अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। और ऐसे में जब तमाम फैक्टर आपके पक्ष में है और ये कहा जा रहा है कि आपको बड़ा बना दूंगा, तो वो उस बात की संभावना और ज्यादा प्रबल हो जाती है। और इसी वजह से सुबह 9:30 बजे के आसपास हमने अपने दर्शकों को बताना शुरू कर दिया था कि इस रेस में विष्णुदेव सहाय का नाम सबसे आगे है, और एबीपी न्यूज की खबर 3:15 बजे पूरी तरह से सही भी साबित हुई। बिल्कुल, तो यहां पर सरप्राइज किया है, जो ऑब्वियस नाम सामने आ रहे थे उससे अलग, उससे अलहदा एक ट्राइड एंड टेस्टेड, एक एक्सपीरियंस्ड, तजुर्बेकार व्यक्ति पर दांव खेलती दिख रही है बीजेपी। 2 बार प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं विष्णुदेव साय। अब यहां पर प्रदीप गुप्ता, आपने कमाल का प्रेडिक्शन किया था आपके एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश को लेकर। अब ये बताइए कि जो आपके सर्वेज थे उसमें कौन सा चेहरा सबसे पहली, सबसे बड़ी पसंद दिखाई दे रहा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे, अगुवाई वो कर रहे थे, बाकी सामूहिक नेतृत्व की बात थी। पर आपको सेंस क्या लगी, बीजेपी में कौन से चेहरे पर सबसे ज्यादा भरोसा जताती दिख रही है? मैं मध्य प्रदेश के चेहरों की बात कर रहा हूं जो आपके सर्वेज आए थे। देखिए संदीप जी, सर्वेज में अमूमन जो या तो घोषित हैं या वर्तमान है या भूतपूर्व है मुख्यमंत्री, उनके नाम सबसे ज्यादा आते हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान जी जो 18 साल से हैं, उनका नाम बहुत ऊपर आता है। और उनकी जो लोकप्रिय योजनाएं हैं, खासकर महिलाओं के बीच में 2005 से लेके अभी तक लगातार, उसके चलते भी उनका नाम तो शीर्ष पर हमेशा आता है मध्य प्रदेश में। आप कितने ही हमने ट्रैकर किए, 1 साल से हम काम शुरू कर देते हैं, तो हर बार उनका नाम सबसे ऊपर आता है। ये तो जनता की पसंद हो गई, और जनता उसी हिसाब से चयन करती है या बताती है अपनी पसंद, जो कि जैसे मैंने 3 उसके बताए, या तो डिक्लेयर्ड हो, या तो वर्तमान हो, या तो भूतपूर्व हो। ज्यादा करके ये देखा गया है कि ये नाम अच्छे, बड़ी संख्या में ऊपर। लेकिन अब बीजेपी के कौन मुख्यमंत्री होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसमें जो मेरी समझ है, 4-5 विषय होते हैं जिसके, जो क्राइटेरिया होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, जिसके तहत
शायद शीर्ष नेतृत्व उन चीजों का ध्यान में रखते हुए किसी भी पार्टी का हो वो चयन करता है। सबसे पहले तो शीर्ष नेतृत्व की पसंद होनी चाहिए, उसके बाद उनको सामाजिक प्रतिनिधित्व यानी किस जाति समाज से आते हैं और उस जाति समाज का प्रदेश के अंदर कितना प्रतिनिधित्व है, किस रेशो में है, वो एक बहुत जरूरी चीज है। उसके बाद पार्टी संगठन में उनका सामंजस्य बनाने की, कोऑर्डिनेशन करने की, एक्सेप्टेबिलिटी पार्टी के अंदर, प्रदेश की पार्टी के अंदर किसमें कितनी क्षमता है वो आता है। उसके बाद जरूरी होता है कि एक्सपीरियंस, अनुभव, प्रशासनिक अनुभव किसके पास कितना है वो भी एक क्राइटेरिया आता है। और इन तमाम क्राइटेरिया के बाद अब जबकि लोकसभा के सामने चुनाव है, और जैसे अंकित ने बड़े अच्छे से बताया कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक राज्य का सवाल, जैसे छत्तीसगढ़ की भी बात करें, मध्य प्रदेश में भी सबसे बड़ा समुदाय 21% के साथ आदिवासी समाज है। छत्तीसगढ़ में जो है आदिवासी 34% है, यानी 1/3 से भी ज्यादा, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और इसी के चलते आपने देखा कि अर्जुन मुंडा जो कि झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने उड़ीसा में ऑलरेडी उस चीज को, वो भी बॉर्डरिंग स्टेट है छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश भी बॉर्डरिंग स्टेट है छत्तीसगढ़ का, तो इन तमाम बातों का ध्यान रखकर पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो है वो अपना एक निर्णय देती है। तो मुझे जो लगता है कि उसमें आज की बात करें मध्य प्रदेश में, तो शिवराज सिंह चौहान तो उस नजरिए से सबसे ऊपर है, क्योंकि ओबीसी है, अनुभव है, जनता की पसंद है। लेकिन क्या ये रहेंगे, ये एक सबके सामने बहुत बड़ा सवाल है, मेरे भी सामने वो सवाल है। आपने ये 5 पैमाने गिनवाए और बिल्कुल मैं इनसे बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर रहा हूं। तो उस हिसाब से इन 5 पैमानों की कसौटी पर किसी को कसा जाए, शिवराज सिंह चौहान की हमने चर्चा की, और कोई उम्मीदवार आपको दिखता है कि इस पैमाने पर वो खरा उतरता हो और सरप्राइजिंग एलिमेंट भी हो? आदिवासी वाला बॉक्स तो टिक कर दिया है छत्तीसगढ़ में, अब आदिवासी समाज का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व चाहे मध्य प्रदेश में भी हो, अब वहां तो दोबारा आदिवासी फेस की बात नहीं, तो कौन सा फेस कौन से समुदाय को ज्यादा एड्रेस करती दिखाई दे सकती है? आपके सर्वेज आपको क्या बताते हैं? मेरे हिसाब से सर्वेस तो मैंने आपको बता दिया, जो मेरी समझ है, जिस हिसाब से आपके स्क्रीन के ऊपर जो चेहरे दिखाए जा रहे हैं, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी हो, चाहे सिंधिया जी हो, और चाहे बीडी शर्मा जी हो, ये सारे के सारे अगड़ी जाति से आते हैं। उसमें एक नाम प्रहलाद सिंह पटेल ऐसा दिख रहा है मुझे, जो कि ओबीसी से आते हैं, लोधी समाज से आते हैं। लेकिन जो मेरी अपनी समझ है, मुझे लगता है कि इनके अलावा भी, पहले तो ये मध्य प्रदेश को यदि सामने रखें तो ये मुझे लगता है कि ओबीसी समाज का ये चेहरा होने की उम्मीद है, एक बात। और दूसरी बात, एक नया चेहरा निकल के यदि के शिवराज सिंह चौहान को नहीं ये जिम्मेदारी दी जाती है, तो मुझे लगता है कि एक इन सब को छोड़ते हुए कोई नए चेहरे की मुझे उम्मीद लग रही है। वो नया चेहरा कौन होगा मेरी जानकारी ना ही मेरे सर्वे में होगा। तो नहीं, नया चेहरा आ सकता है, और सर्वे तो वो आपने बिल्कुल ठीक कहा, पुराना मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, उनके इर्द गिर्द ही पसंदी नापसंदी घूमती है। तो नया चेहरा हो सकता है, सरप्राइज एलिमेंट, और वो पिछड़ी जाति से होगा, ये आपका मानना है। तो ऐसे में अब दूसरे प्रदीप से पूछता हूं। प्रदीप सिंह जी, जो अभी खबर आई कुछ देर पहले कि कैलाश विजयवर्गीय शिवराज सिंह चौहान से मिलने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास में। अब उस आवास में कितने दिन रहते हैं शिवराज सिंह चौहान, ये भी इस सवाल में निहित है। शिवराज सिंह चौहान पर अगर बैंक नहीं करती दिखती है और चेहरा नहीं बनाया बीजेपी ने, तो ये मुलाकात के मायने क्या है? पहले तो इसमें कोई राजनीतिक संदेश छिपा है कि कैलाश विजयवर्गीय जाकर शिवराज सिंह चौहान से मिल रहे? संदीप जी, मेरा मानना है कि कैलाश विजयवर्गीय का मिलना शिवराज सिंह चौहान से, इसका मुख्यमंत्री के चयन से कोई लेना देना, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं। लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, कई लोग इस तरह से भी मिल रहे हैं कि अगर आपका नाम आएगा, हाईकमान पूछेगा, तो हम आपके नाम का समर्थन करेंगे, ये भी बताने की कोशिश करने के लिए मिलते हैं। अब कैलाश विजयवर्गीय किस लिए मिले मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री के चयन में उनकी कोई भूमिका नहीं है, वो कोई किसी के संदेश वाहक नहीं है।
इसलिए उस चयन से उनका कोई संबंध नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात, मैं प्रदीप गुप्ता जी की बात से सहमत हूं। मध्य प्रदेश में जो भी होगा वो पिछड़ा वर्ग से होगा, और जो है, जो ये सवर्ण उम्मीदवार दिखाए जा रहे हैं, इनमें से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला। कोई सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है, लेकिन अगर 18 साल से मुख्यमंत्री होने को आप नेगेटिव मानते हो, तो ये एकमात्र नेगेटिव बात है शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ। इसके अलावा उनके खिलाफ कुछ नहीं है। वो सबको साथ लेकर चलने वाले हैं, जनता के बीच में काम करने वाले हैं। 18 साल मुख्यमंत्री पद का उनको अनुभव है। उसके अलावा पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उम्र के लिहाज से भी 60s में है, कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं हुई है, और कुल मिलाकर ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो पार्टी के खिलाफ हो या पार्टी से बगावत का हो। प्रहलाद पटेल कम से कम एक बार पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। पर इसी में ही तो, इसीलिए प्रदीप जी इसीलिए तो ये सवाल है। इतना जबरदस्त मैंडेट 18 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद, चाहे सामूहिक नेतृत्व हो, लेकिन लाडली बहना योजना की गूंज हमें सुनाई दी है, तो शिवराज सिंह चौहान को फिर 7 दिन तक क्यों इंतजार करवा रहे हैं? 8वां दिन हो गया ना आज तो। दरअसल छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया तो मध्य प्रदेश का भी किया जा सकता था। कुछ पेच तो है, कोई रणनीति तो बनी हुई है जो अभी तक सामने खुलकर नहीं आई। केवल मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं होना है, उसके साथ डिप्टी सीएम और स्पीकर के पद के लिए भी नाम के चयन का मामला है, और उसके लिए सामाजिक समीकरण बिठाने की। अगर ओबीसी मुख्यमंत्री होगा तो कोई सवर्ण स्पीकर या डिप्टी सीएम हो सकता है। इसी तरह से दलित समाज से कोई डिप्टी सीएम बन सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन बिठाने में थोड़ा समय तो लगता है, सबसे बातचीत करनी पड़ती है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत लंबा समय हो गया और ये शिवराज सिंह चौहान के लिए कोई नेगेटिव बात हो गई। वो होंगे कि नहीं होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप देखें जितने बॉक्सेस हैं उनको, उनमें से सबसे ज्यादा बॉक्सेस अगर कोई टिक करता है तो वो शिवराज सिंह चौहान है। लेकिन अब पार्टी हाईकमान के मन में क्या है, कोई सरप्राइज नाम है जो जिसके बारे में हम आप लोग कोई चर्चा नहीं कर रहा है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप तार्किक रूप से देखें, व्यवहारिक राजनीति की दृष्टि से देखें, तो शिवराज सिंह चौहान को फ्रंट रनर होना चाहिए, है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जो है वो लोकसभा चुनाव की दृष्टि से लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी ठीक बैठते हैं, बॉक्सेस भी टिक कर रहे हैं। को इस तरह का संदेश भी दिया गया कि आप आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मत पड़िए। तो उनको पार्टी हाईकमान की ओर से कोई नकारात्मक संदेश अभी तक नहीं मिला है। अब उनको बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा ये अगले तो आपका मानना ये है कि एक तो पिछड़ी जाति का होगा उम्मीदवार, पिछड़ी जाति का होगा, 2 उप मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। यहां पर देखिए, 1 मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री, तीनों जगह अगर ये फॉर्मूला होता है तो 9 आदमी हो जाते हैं, और साथ में लोकसभा जो विधानसभा का स्पीकर होगा वो भी आप ही के होंगे, तो 12 लोगों को और हर खेमे को, हर समुदाय को आप कहीं ना कहीं एड्रेस करते भी दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसे में अब राजस्थान और वहां पर ऊंट की जो मैंने बात की, यशवंत, राजस्थान को लेकर आपका एग्जिट पोल सबसे सटीक था, लेकिन वहां पर ये वसुंधरा राजे जो फैक्टर है, 3 तारीख को नतीजे आए, 3, 4, 5, 6 तक सिलसिला हुआ, 60-70 तक आंकड़ा चला गया, विधायक मिलने आए हैं, फिर वो थोड़ा पीछे हटी, आज फिर 30 विधायकों का मिलना, तो अभी भी वहां पर पेच फंसा हुआ है क्या इस सवाल को लेकर कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मैंडेट तो आ गया बीजेपी के पास। देखिए संदीप, दर्शक आज थोड़े से हम दोनों के बैकड्रॉप से हैरान हों, उससे पहले मैं बता दूं, संदीप जो है मेरे शहर में है और स्टूडियो में संदीप की कुर्सी पे मैं बैठा हूं। तो अगर ये अदला बदली हो सकती है तो कुछ भी हो सकता है, ये मान लेना चाहिए। तो आप ये मान के चलिए कि हम लोगों ने एक चर्चा में बात की थी कि अगर ये बदलाव नहीं करना है संदीप, तो फिर इतनी उठापटक की जरूरत क्या थी। अगर हमने ये भी चर्चा की थी कि अगर उनका नाम आगे दे दिया गया होता तो शायद हो सकता है कि बीजेपी 130, 135, 140 तक भी पहुंच सकती थी, वो नतीजे भी आ सकते थे।
तो इतनी अगर कवायद कैंपेन के दौरान चेहरा नहीं देने की हुई तो मेरी समझ ये कहती है कि ये कवायद इसलिए नहीं हुई कि पुराने चेहरे रिपीट किए जाएं। आज मुझे लगता है कि रमन सिंह जी को विधानसभा अध्यक्ष बना करके एक तरीके से उस फॉर्मूले की ओर बढ़ाया गया है मामला, और हो सकता है देखने में सीएम का पद छोड़ना ये कई बार हम लोगों को डिमोशन की तरह लगता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर डिमोशन तात्कालिक रूप से नीचे तरीके का हो। आने वाले समय में प्रमोशन का भी हो सकता है। शिवराज जी के लिए हो सकता है केंद्र में बड़ी भूमिका उनका इंतज़ार कर रही हो। नड्डा जी के कार्यकाल पूरा होने के बाद में जो जितना एक उस पद की भी गरिमा है, उस जगह पे केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी उनके नाम के ऊपर चर्चा हो सकती है। हो सकता है कि उनको केंद्र में उस संगठन की जिम्मेदारी के लिए भी बुलाया जाए, ऐसी भी संभावना है, क्योंकि ये सारे लोग संगठन से आने वाले लोग हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए संदीप, इन सब का बैकड्रॉप जो है वो संगठनात्मक रूप से नीचे से ऊपर उठ के आने का रहा है। चाहे किसी का विद्यार्थी परिषद का बैकड्रॉप रहा हो, किसी का संघ में प्रचारकी का बैकड्रॉप, कोई सेवा कार्य से उठ के आया हो, लेकिन सामान्य तौर पर एक हिमंता बिश्व शर्मा को छोड़ दें अगर, जहां पे बीजेपी के पास में एक बड़ा वैक्यूम रहा उस तरीके का, अदरवाइज ज़्यादातर जो लोग हैं वो उनके संगठनात्मक रूप से निकल के आए हैं या फिर पार्टी में 20-25 साल खपा करके आए हैं। ऐसा नहीं कि आज आए और कल के दिन मुख्यमंत्री बना दिए गए। राजस्थान का जहाँ तक मसला है, मुझे फिर भी अभी भी ये लगता है कि वो 60 विधायक मिलें, चाहे 30 विधायक मिलें, चाहे 115 विधायक मिलें, या अपोजिशन के भी मिलाकर के 150 विधायक मिलें, ये मायने नहीं रखेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनाया जा रहा है। ये सारे शक्ति प्रदर्शन का या इनके जो भी आयाम हैं उनका मुझे कोई राजनीतिक रूप से कोई उसका वजन मुझे नहीं दिखाई देता है। मुझे लगता है कि बहुत सारे तो एक लाइन में मैं कहूं यशवंत, एक मिनट यशवंत, आप जो कह रहे हैं एक लाइन में उसे मैं समाप्त करूं कि बीजेपी ने मन बना लिया है पूरे घर के बदल डालेंगे, यानी कि तीनों जगह मुख्यमंत्री के जो हमारे दरअसल पुराने ट्रस्टेड चेहरे हैं उन सबको बदलेंगे, जैसा गुजरात में 2021 में नवंबर में किया था चुनाव से 1 साल पहले, कि वहां तो मंत्री भी बदल दिए थे। तो इस राह पर पीछे हटने को तैयार नहीं दिखती है बीजेपी। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? मुझे लगता है कि बदलाव से ज्यादा मुझे एक स्ट्रैटेजिक रीडिप्लॉयमेंट दिखाई दिखता है। रीडिप्लॉयमेंट से मेरा अर्थ यह है कि कोई भी उपयोगी चेहरा डंप नहीं किया जाएगा संदीप, उस उपयोगी चेहरे को उपयोगिता के लिहाज से नया रोल जरूर दिया जाएगा। ये एक अलग विषय है। मुझे लगता है कि डिमोशन वाली जो थ्योरी है उसके बियॉन्ड जाकर के शायद हमको इसे देखने की जरूरत है। पर यहां पर एक और चीज हो रही है। देखिए मध्य प्रदेश में तो छत्तीसगढ़ में तो सब कुछ स्मूथली कर दिया, रमन सिंह को बना दिया विधानसभा अध्यक्ष, अरुण साहब उनका नाम जोरों से चर्चा में था, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया, विजय शर्मा भी आ गए और विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बना लिए गए। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की अगर बात करें, मैंने अभी सवाल पूछा था कि आज कैलाश विजयवर्गीय मिलने गए थे शिवराज सिंह चौहान से, कल प्रहलाद पटेल भी मिलने गए थे, तो अंदर खाने सब कुछ अभी स्मूथ नहीं है। और यहां पर राजस्थान में ताल ठोक रही हैं क्या अभी भी वसुंधरा राजे अपना दम दिखा रही है कि भाई देखिए 30 ये विधायक हैं, और वो कयासों का जो बाजार की वसुंधरा और अशोक गहलोत में कोई सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, एंड दैट कैन डिस्टर्ब अपसेट द एप्पल कार्ट, सो एज टू से। मुझे नहीं लगता, मतलब ये कयासों का बाजार अक्सर गर्म भी होता है, हो भी जाता है। मैं ये भी मानता हूँ कि कई बार बड़ी अजीबोगरीब घटनाएं राजनीति में हो जाती हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत मुझे समझ में आता है, और जैसा विजय त्रिवेदी जी ने कई बार इस बात को यहाँ पर कार्यक्रम में यहाँ पर बोला भी, वो ये कि ठीक है, महत्वपूर्ण है, वसुंधरा राजे जी बीजेपी के पूरे गेम प्लान में एक महत्वपूर्ण चेहरा है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे लगता है कि अंत में वहां पर भी ये लोग अपना निर्णय जो ऑलरेडी ले चुके हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से करने में कामयाब हो जाएंगे। मैं बहुत साफ बोल रहा हूं, निर्णय हर जगह का ऑलरेडी लिया जा चुका है, और ये निर्णय आज नहीं लिया गया है, कई महीने पहले लिया जा चुका है। इसलिए मुझे उसके इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से रीडिप्लॉयमेंट करना है, वो एक अलग विषय है। छत्तीसगढ़ का भी चेहरा मैं आपको संदीप जी बता सकता हूं बहुत पहले से
मुझे लगता है कि वो भी निर्णय बहुत पहले लिया जा चुका था और बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि प्रदीप सिंह जी मुझे करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऊपर झारखंड में बाबूलाल जी के निकलने के बाद में भाजपा के और संघ के बैकड्रॉप से निकलता हुआ कोई आदिवासी बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री पद तक ले जाने में यह दूसरी कार्रवाई हुई है। और अभी झारखंड का जब भी अगला चुनाव होगा और अगर बीजेपी जीतती है तो बाबूलाल मरांडी वहां पे ऑलरेडी पोजीशन किए गए हैं मुख्यमंत्री बनाने के लिए। इसलिए बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी था इस समय एक आदिवासी चेहरा। उन्होंने राष्ट्रपति पद पे आदिवासी एक चेहरा देकर के बड़ा कदम उठाया, लेकिन एग्जीक्यूटिव रोल में उस तरीके से मुख्यमंत्री लेवल पे उनको एक चेहरा देना आवश्यक था, जो उन्होंने दिया। अब इसमें बहुत सारे चेकलिस्ट और टिक बॉक्सेस जो टिक हो रहे हैं, मुझे लगता है उन सबको सोचकर, लेकिन निर्णय ऑलरेडी लिया जा चुका। ये मुझे इतना समझ में आता है कि ये कवायद हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, हम सब के लिए सोचने की है कि कयास कि क्या होगा और कुछ नया होगा, लेकिन निर्णय नया नहीं होगा। निर्णय उन लोगों को जिनको लेना है उनके लिए पुराना ही होगा, वो निर्णय लेकर ही कूदे होंगे इस लड़ाई में। तो यहां पर एक बड़ी बात कहते हुए यशवंत कि फैसला तो लिया जा चुका है, अब वो आराम से, तसल्ली से, बिना किसी को ज्यादा परेशान किए हुए और पार्टी एक संगठित चेहरा अपना सामने पेश कर सके। तो ऐसे में अभय एक चीज बताइए, आदिवासी को लेकर एक बॉक्स तो टिक कर दिया, शिवराज सिंह चौहान जैसे अभी प्रदीप सिंह कह रहे थे, भाई वो पिछड़े वर्ग से भी आते हैं और उनके काम को लेकर ऐसी कोई नाराजगी नहीं थी, वो नतीजों ने बता दिया। तो अगर शिवराज को लेकर संशय है तो पिछड़ी जाति का ही चेहरा होगा, तो वो कौन होगा? और उसमें भी क्या वो चेहरा पुरुष होगा या महिला? क्योंकि छत्तीसगढ़ में 2 महिलाओं के नाम सामने आ रहे थे, लेकिन ना मुख्यमंत्री ना उप मुख्यमंत्री पद दिया गया। और वसुंधरा राजे को लेकर भी अगर फैसला पहले ही हो चुका है कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, तो राजस्थान में कोई महिला रखा जाएगा, चेहरा आएगा, या वो मध्य प्रदेश में भी हो सकता है। ये किस तरह से आप इस पूरी चर्चा को देखते हैं? पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि हमारे साथी जो अभी तक जो बोल रहे थे, उनमें ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनसे असहमत नहीं हुआ जा सकता। वो बहुत सही बातें कह रहे थे और मैं यशवंत जी की इस बात से ही सहमत हूं कि निर्णय पहले लिए जा चुके हैं। और ये छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से नेतृत्व परिवर्तन हुआ है वो एक मॉडल है। अगर आप मॉडल के तौर पर उसको देखें तो बात उसकी ठीक से समझ में आती है। उस मॉडल में आप देखिए कि रमन सिंह, मैं उनकी भी दाद दूंगा कि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल हैजिंग बहुत बढ़िया की। उन्होंने अपने राजनीतिक पत्ते बहुत अच्छे तरीके से खेले, अपने आप को मुख्यमंत्री पद की दौड़ से बाहर कर लिया और अपने जो सबसे नतीजा क्या निकला, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बना वो उनका बहुत ही नजदीकी था। खुद उनको विधानसभा का नेतृत्व करने का मौका मिला, उसके वो अध्यक्ष बनाए गए। इससे उनकी राजनीतिक भूमिका लगातार जारी रहेगी। तो मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व भी ये चाहता है कि जो पुराने लोग हैं वो अपमानित तो तिरस्कृत ना महसूस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है वो ये हम लोगों को बताता है। दूसरी बात, इसीलिए जो यशवंत जी ने बात कही थी कि शिवराज सिंह जी को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो उन्हें जरूर कोई ना कोई एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी पोजीशन मिलेगी, एक ऐसी संभावना उन्हें थमाई जाएगी जिससे वो भाजपा की राजनीति में मध्य प्रदेश से लेकर और केंद्र तक लगातार सक्रिय भूमिका निभाते रहें। और जाहिर है कि जब एक पिछड़े वर्ग के नेता को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है तो ये बात शर्तिया लगती है कि एक पिछड़े वर्ग के नेता को ही मुख्यमंत्री पद पर लाया जाएगा। हालांकि इसका एक विकल्प भी हो सकता है, एक गैर पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाया जाए। चेहरा कौन होगा? अब है वो चेहरा कौन होगा? जितने नाम हम चला रहे हैं स्क्रीन पर, वो प्रदीप जी ने बिल्कुल सही कहा कि उसमें से एक प्रहलाद पटेल ही, बल्कि प्रदीप गुप्ता ने कहा प्रहलाद पटेल ही पिछड़ी जाति से आते हैं, बाकी सब अगड़े हैं। वो वीडी शर्मा हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, ये जो नाम हम चला रहे हैं ये तो सब अगड़ी जाति वाले हैं। देखिए, अगर प्रहलाद पटेल को नहीं बनाते हैं तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी बना सकते हैं। देखिए, उनका नाम भी चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, उनका नाम भी गंभीरता पूर्वक चल रहा है और वो भी रेस में है, वो भी होड़ में है। अब किसी को नहीं पता किसको बनाया जाएगा, चूंकि अगड़ी जात के लोगों का आपने जिक्र किया है, इसलिए मैं कह रहा हूं अगड़ी जात के जो लोग चल रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रभावी चेहरा तो उन्हीं का प्रतीत होता है। तो ये मध्य प्रदेश की स्थिति है। और रहा तक राजस्थान का है, मेरे
सामने तो इसकी कोई संभावना नहीं है कि वसुंधरा राजे को कोई दोबारा मौका मिल सकता है। शिवराज सिंह चौहान को मैं मानता हूं कि उनके पास एक आउटसाइड चांस है। मैं प्रदीप जी ने जो तमाम विश्लेषण किया है मैं उससे सहमत हूं। शिवराज सिंह चौहान के पास एक मौका है, लेकिन बहुत ही क्षीण सा मौका है। तो वो वहां तो संभावना इस प्रकार की है, और राजस्थान में कोई कुछ नहीं कह सकता कि किसको मौका मिलेगा। नहीं, राजस्थान में एक पेंच ये भी है कि महिला मुख्यमंत्री है, तो छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में महिला को नहीं रखा जाता, तो बीजेपी महिला आरक्षण कानून लेकर आ गई, एक महिला को राष्ट्रपति तो बना दिया, पर किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री महिला नहीं है बीजेपी शासित राज्य में। तो क्या ये सवाल को लेकर अंतर्मंथन चल रहा होगा, माथा मथ रही होगी क्या बीजेपी? ये एक बड़ा फैक्टर है। अभी ये बात वसुंधरा राजे से बहुत से लोग मिल रहे हैं और तरह तरह की अफवाहें चल रही हैं। तो मैं आज सवेरे इसके बारे में सोच रहा था, तो मेरे दिमाग में एक मेटाफर आया कि हिंदुस्तान में बहुत सारे भगवान हैं और उन भगवानों में प्रतियोगिता भी होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक ही भगवान है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और जो उस भगवान से प्रतियोगिता करने की कोशिश करता है उसको भस्म कर दिया जाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो वसुंधरा राजे या किसी की भी दम नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी या आला कमान के खिलाफ कोई बगावत कर सके। मेरे तो ख्याल से जिस दिन भाजपा के विधायकों को लगेगा कि ये बगावत करने वाली हैं, उनके दरवाजे पर एक भी विधायक नहीं जाएगा। इसलिए मैं फिर भी कहता हूं कि अपने सम्मान को बचाए रखने के लिए जितनी बढ़िया पॉलिटिकल हैजिंग रमन सिंह ने की है, वो अपने आप में बाकी दोनों शिवराज सिंह और वसुंधरा राजे के लिए एक मिसाल है। और जहां तक महिला का सवाल है, किसी महिला को उप मुख्यमंत्री भी बनाया, इसमें बीजेपी का अतीत भी, हाँ प्लीज, किसी महिला को उप मुख्यमंत्री भी बनाया सकता है। मध्य प्रदेश में किसी महिला को उप मुख्यमंत्री बनाया सकता है, राजस्थान में बनाया जा सकता है, उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। नहीं, और जो आप बात वसुंधरा राजे के बारे में कह रहे थे अभय दुबे, दरअसल बीजेपी का इतिहास भी इस बात का गवाह है। शंकर सिंह वाघेला हो, केशुभाई पटेल हो, कल्याण सिंह हो, उमा भारती हो, जो बीजेपी को छोड़ के गया, अपना कोई उसका वजूद बचा नहीं, या तो वापस बीजेपी में आना पड़ा या वो राजनीति के हाशिए पर भी चले गए। ऐसे में प्रदीप गुप्ता आदिवासी को टिक कर दिया। देखिए, अलग अलग सेगमेंट्स को एड्रेस करने की भी राजनीति है। 2024 का चुनाव अब सर पर खड़ा है, तो कहां किस बॉक्स में वो दलित चेहरा जरूर सामने लेकर आएगी, या वो पिछड़ा चेहरा होगा या महिला होगी। ऐसे में अगड़ों का क्या? आपको दो बड़े वर्ग कौन से दिखते हैं आदिवासी के बाद, जो बीजेपी मुख्यमंत्री सिलेक्शन में जिनको लुभाने की कोशिश करती दिखी? देखिए संदीप जी, जैसे मैंने कहा था कि हमारे सर्वे में कभी भी जो घोषित क्या वो होते हैं पूर्व या वर्तमान वही आते हैं, लेकिन राजस्थान एक राज्य ऐसा है जिसके अंदर बाबा बालकनाथ का नाम वसुंधरा राजे से भी ऊपर आ रहा था, उनसे भी ऊपर आ रहा है। भले एक पॉइंट ऊपर है, लेकिन ऊपर है, जो कि घोषित नहीं है, जो कि भूतपूर्व नहीं है, वर्तमान नहीं है, उनका नाम आना बहुत कुछ कहता है। एक बात। दूसरी बात, वो भी जो है वो पिछड़ी जाति से ही आते हैं, उनका भी कॉन्टेक्स्ट यूपी की तरह से ही है कि वो भी सांसद थे जब योगी आदित्यनाथ बने थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये भी जो है वो सांसद हैं अलवर से। तो मुझे जो ऐसा लगता है कि महिला, जैसे अभय जी ने कहा कि उप मुख्यमंत्री और दूसरी और जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, जो वर्तमान परिस्थिति में बीजेपी की आज जो सामने है, मुझे ऐसा कहीं से नहीं लगता कि किसी भी राज्य में महिला मुख्यमंत्री आज की डेट में बीजेपी बनाने जा रही है, क्योंकि जो उन्होंने महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना था वो उन्हें महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को बना के और आदिवासी महिला को बना के वो एक काम कर चुके। रह गई बात की फिर कौन, तो मुझे ऐसा लगता है अभी भी कि मध्य प्रदेश के अंदर पिछड़ी जाति, शिवराज सिंह चौहान जैसे सभी लोग बात कर रहे हैं, वो सारे बॉक्स टिक करते हैं। सिर्फ एक बॉक्स में उनकी थोड़ी सी वो है कि यदि हमने अभी मुख्यमंत्री चेहरा नहीं बदला मध्य प्रदेश के अंदर, तो हमें जो फ्यूचर की, भविष्य की जो एक नेताओं को तैयार करना है, उसमें क्या होगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है अभी भी शिवराज सिंह चौहान इन सब में सबसे आगे है, और यदि के शिवराज सिंह चौहान नहीं होते हैं तो कोई भी दूसरा, मैं नहीं मानता प्रहलाद पटेल जी का नाम
उतना आगे उनको छोड़ के कोई नया चेहरा पिछड़ी जाति का आएगा यदि शिवराज सिंह चौहान जी को ये जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। तो ये मेरा ऐसा मानना है। बाबा बालकनाथ राजस्थान के अंदर तो सबसे शिवराज, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान आगे हैं। और एक बड़ा नाम जो प्रदीप गुप्ता यहां पर कह रहे हैं कि बाबा बालकनाथ सांसद थे, अब विधायक हैं, सांसदी से त्याग पत्र भी दे दिया है, वो पिछड़ी जाति से भी आते हैं और हिंदुत्व कार्ड को आगे बढ़ाएंगे क्या? हम महिला और दलित कार्ड की बात कर रहे थे, लेकिन पिछड़ा जमा हिंदुत्व का कार्ड भी खेलती दिखा सकती है क्या? खेलती हुई दिख सकती है क्या राजस्थान में बीजेपी? यही सवाल यशवंत आप किस तरह से देखते हैं? किस समुदाय को एड्रेस किया जाएगा? आदिवासी को एड्रेस कर दिया, अब किसे एड्रेस किया जाएगा? बाकी दो राज्यों मैं प्रदीप की इस बात से सहमत हूं कि महिला फेस वाले मुद्दे पे बहुत ज़्यादा शायद जाने की बीजेपी को ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि आज पूरे भारत में ममता बनर्जी को छोड़कर और कोई महिला मुख्यमंत्री है ही नहीं। और महिला मुख्यमंत्री देना ये कोई बीजेपी की अकेले की सिरदर्दी नहीं है, बाकी पार्टियों की भी है। तो इसलिए कोई महिला है इस नाते मुख्यमंत्री देना है, ये मैं भी सहमत हूं प्रदीप से कि ये जरूरी नहीं है। उन्होंने देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर एक महिला उम्मीदवार को बैठालकर वो वाली हिस्से को कवर कर दिया है राजनीतिक रूप से। और जहां तक राजस्थान में जिस चेहरे की बात प्रदीप कर रहे थे, ये बात सच है। मैं मतलब इसमें चूंकि जातिगत और बाकी राजनीति हमारे देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर उस नाम पे बीजेपी आगे बढ़ती है क्योंकि वो यादव, मेरी जितनी सूचना है मेरे ख्याल से वो यादव हैं और उत्तर प्रदेश की और इधर की राजनीति में बीजेपी के पास में बड़ा यादव जात ना पूछो साधु की पर भाई जो है जो बात है भाई उत्तर प्रदेश में दलित कार्ड का फिर क्या होगा? चाहे न पूछें, लेकिन ठाकुर इक्वेशन की बात होती है उत्तर प्रदेश में। इसमें ये भारतीय राजनीति का एक अभिन्न हिस्सा है। मुझे उसमें कहने और स्वीकार करने में कोई उसमें गुरेज नहीं है। तो एक हिस्सा उनके लिए, क्योंकि भाजपा नहीं बिल्कुल नहीं है, पर कोई बड़ा यादव चेहरा नहीं है और वो एक हिस्सा शायद उससे हो सकता है कि वो किया जाए, ये संभावना हो सकती है। लेकिन और उसमें हिंदुत्व कार्ड जो है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी होगी राम जन्मभूमि पर, जो भगवान का विशाल मंदिर है भगवान राम का, उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है। तो वो हिंदुत्व की ट्रैक को भी आगे बढ़ाते हुए दिख सकते हैं। पर लेकिन प्रदीप सिंह जी, तो फिर वो एक दलित कार्ड को लेकर भी कि कुछ बड़ी रणनीति सामने पेश कर सकती है बीजेपी, उसका क्या होगा? नहीं, देखिए, जो अब मध्य प्रदेश और राजस्थान दो राज्य बचे हैं, उनमें मुझे लगता नहीं कि कोई दलित मुख्यमंत्री होने वाला है। डिप्टी सीएम हो सकता है और शायद होगा भी, लेकिन मुख्यमंत्री होगा। देखिए, केवल बात ये नहीं है कि किसी समाज विशेष के व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए आप बड़ा पद दें। सवाल यह है कि वो पार्टी को, संगठन को आगे ले जा सकता है क्या? भविष्य में संभावना क्या है? उसका जनाधार क्या है? केवल एक समाज से आता है इसलिए बना दिया जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। दूसरी बात, मैं अगर राजस्थान में बात करें, आप इस नियम को शिथिल किया जाए कि सांसद नहीं होंगे मुख्यमंत्री की रेस में, तो गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो होंगे कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बाबा गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम को इग्नोर नहीं कर सकते। अब एक छोटा सा जवाब चाहूंगा सर, एक मिनट, थोड़ा सा, आई हैव रन आउट ऑफ टाइम। अबे दुबे, किसके नाम को इग्नोर नहीं कर सकते राजस्थान में? आपकी निगाह किस पर होगी? छोटा सा जवाब चाहूंगा। नहीं, मैं बालकनाथ वाला मामला है, मैं उस पर जरा सी बात कहूंगा। मेरा मानना यह है कि उनके नाम में काफी संभावनाएं हैं। वो मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे नहीं पता है, लेकिन वो कई भाजपा और संघ के अंदर जो कुछ विचारधारात्मक प्रवृत्तियां हैं उनका भी बड़ा जबरदस्त नुमाइंदगी करते हैं। दूसरे, एक बार अगर वो बन गए तो बिना यादव नेताओं को अपनी ओर खींचे हुए भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर सकती है कि यादवों को अपनी ओर खींचे, यादव जनता को अपनी ओर खींचे, उसके वो प्रतीक पुरुष बन सकते हैं। और ये भाजपा की जो हिंदू एकता है उसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जी, तो यहां पर सरप्राइज एलिमेंट आ सकता है क्या? क्षेत्रफल के लिहाज से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या के लिहाज से
उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, दोनों जगह दो योगी या संत या महंत, कोई भी शब्द इस्तेमाल कीजिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन होते दिखेंगे क्या? और इसमें हिंदुत्व की राह कतई पीछे हटना नहीं चाह रही है, ये बड़ा संदेश भी देती दिखेगी क्या बीजेपी? आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बना दिया है बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्या होगा? बहुत सी राय हमें मिल रही हैं। कंचन कुमार हैं नालंदा बिहार से, वो कह रहे हैं सिर्फ वोट के लिए SC ST का इस्तेमाल ना हो, विकास के लिए भी काम हो। जबकि एक और दर्शक हैं ज्योति नौटियाल, देहरादून वासी हैं, वो ये कहती हैं कि महिला आरक्षण के बाद किसी महिला को CM बनाना बेहतर होगा। आधी आबादी को वो हक भी क्या मिलना चाहिए या उप मुख्यमंत्री ही रहेंगे? आज सिर्फ इतना ही। नमस्कार।